हाँ, तो हम लोग क्या बताए थे कि बेसल फंक्शन में आएगा इक्वेशन, और क्या होता है वो इक्वेशन हमारा ऑक्सीलेटरी था। तो एक क्या बताए थे कि एक हमारा फर्स्ट काइंड ऑफ बेसल इक्वेशन है और दूसरा क्या है हमारा सेकंड काइंड ऑफ बेसल इक्वेशन। तो हम क्या देखे थे कि जैसे जैसे बेसल इक्वेशन में वैल्यू पुट करते जा रहे हैं उसका एम्पलीट्यूड क्या होता जा रहा है, डिक्रीज करते जा रहा है। तो इफ यू प्लॉट द बेसल फंक्शन फॉर n इक्वल टू 0 1 2, तो that is the oscillatory in nature and its amplitude decreases and it also crosses the x axis several times। ये क्या हो रहा है कि x axis को several time क्या करता है, x एक्सिस को क्या करता है सेवरल टाइम्स क्या करता है, क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे x एक्सिस को सेवरल टाइम्स क्रॉस कर रहा है और क्या करते हैं जैसे जैसे इसका इंडेक्स बढ़ाते जा रहा है उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, घटते जाता है। जब उसका हम बेसल फंक्शन का उसका हम प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो that is the oscillatory in nature and its amplitude decreases and it also crosses the at x-axis several times। Wherever tan x becomes 0, those value of x will called as the root of the function। जहाँ जहाँ पे क्या कहते हैं jn x का वैल्यू क्या कहते हैं 0 आता है, वो उस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, उस वैल्यू को कहते हैं हम लोग कि रूट्स ऑफ द बेसल फंक्शन। उसी तरह क्या कहते हैं, उसी तरह क्या कहते हैं कि जो सेकंड काइंड ऑफ इक्वेशन है उसका जब प्लॉट करते हैं तो उसका प्लॉट कुछ इस टाइप से आता है। उसका प्लॉट क्या आता है, जैसे जैसे जीरो की तरफ आते हैं ये हमारा क्या होता है, इन्फिनिटी की तरफ माइनस इन्फिनिटी की तरफ ये चला जाता है। तो एज द वैल्यू ऑफ वाई एन टेन टू माइनस इन्फिनिटी इफ एज एक्स अप्रोचेज टुवर्ड्स जीरो। यहाँ से अगर जब भी जीरो की तरफ आ रहा है एक्स यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा है, हर एक वाला पॉइंट यहाँ से फिर आएगा तो हर एक वाला पॉइंट क्या हो रहा है, जो है माइनस इन्फिनिटी की तरफ हमारा क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। तो इसका अगर हम प्लॉट ड्रॉ करते हैं तो वाई एन सोल्यूशन तो क्या होता है, जब हमारा ये जीरो की तरफ क्या करते हैं चला जाता है, जब क्या करते हैं जब भी क्या करते हैं वाई एन हमारा माइनस इन्फिनिटी तब चला जाता है जब हमारा एक्स जीरो की तरफ अप्रोच करता है। तो वाई एन सोल्यूशन इज नॉट फिजिबल सोल्यूशन। ये क्या होता है, ये कोई अच्छा महत्वपूर्ण सोल्यूशन नहीं है हमारे वेवगाइड के लिए। इट्स अ जनरल सोल्यूशन बट वी not feasible general solution but we requires that solution which is consistent in our waveguide। हम उसी इक्वेशन का सोल्यूशन हमको चाहिए जो हमारा वेवगाइड का जो स्ट्रक्चर है उसके साथ कंसिस्टेंट हो, वेवगाइड सर्कुलर सिस्टम। तो क्या कहते हैं सेकंड काइंड जो हमारा वाई एन का आया था उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन से हमको कोई मतलब नहीं है। तो फाइनाइट एट द सेंटर गाइड इन द सर्कुलर वेवगाइड सिस्टम द फील्ड फाइनाइट एट द सेंटर ऑफ द वेव फील्ड। सेंटर ऑफ द वेवगाइड हमारा क्या होता है, फील्ड हमारा फाइनाइट होता है, दैट इज रो इक्वल टू जीरो। फील्ड्स हैज टू बी फाइनाइट, देयरफॉर वाई एन सॉल्यूशन नॉट फिजिबल। क्या कहते हैं हमारा इसका इनफाइनाइट वैल्यू आ रहा है हमारे पास में माइनस की तरफ, और क्या कहते हैं वहां पे हमको सेंटर पे फाइनाइट वैल्यू चाहिए। तो हमारा वाई एन वाला जो इक्वेशन है सिर्फ इतना समझिए कि वेवगाइड के स्ट्रक्चर के लिए ये वाई एन वाला इक्वेशन हमारे लिए फिजिबल नहीं है अगर उसका हम प्लॉट ड्रॉ करते हैं तो, क्योंकि उसका जब भी जीरो का अप्रोच करता है एक्स उसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है। तो ये जो हमारा बेसल्स इक्वेशन जो ये जो हमारा जनरलाइज इक्वेशन एक होता है जो बेसल्स इक्वेशन जिसको हम कहते हैं, इसका सॉल्यूशन दो पार्ट में आता है, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड। तो अभी हमारे सर्कुलर वेवगाइड के लिए ये वाला इक्वेशन क्या है, हमारे लिए फिजिबल नहीं है। तो हम लोग इस सॉल्यूशन को हम लोग नहीं देखेंगे, सिर्फ हम लोग को जो फर्स्ट काइंड वाला सॉल्यूशन है उसी से हम क्या कहते हैं वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन आया था फाई के टर्म्स में आया था, एक रो के टर्म्स आर के टर्म्स में आया था। तो आर के टर्म्स वाला जो इक्वेशन आया था वो क्या था, तो आर के टर्म्स वाला जो इक्वेशन था हमारे पास रो स्क्वायर डी स्क्वायर आर अपॉन डी रो स्क्वायर प्लस रो डी आर अपॉन डी रो प्लस के सी स्क्वायर रो स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आर इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक बेसल्स इक्वेशन की तरह हो गया। तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, आर रो में आ जाएगा हमारा सी क्या कहते हैं जे एन एक्स के सी रो प्लस डी वाई एन के सी रो। तो हम लोग क्या बताए थे, सेकंड वाला इक्वेशन हमारे लिए वाई एन वाला इक्वेशन क्या है हमारे लिए क्या कहते हैं वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये इसका जो अगर हम प्लॉट ड्रॉ करते हैं तो क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी एट रो इक्वल टू जीरो पे। जैसे जैसे रो हमारा जीरो की तरफ जाएगा इसका वैल्यू एन का माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये सेकंड काइंड वाला इक्वेशन हमारे लिए वैलिड नहीं होगा। तो उसी इक्वेशन के बेसिस इक्वेशन के सोल्यूशन पे ही ऐसा ही इक्वेशन हमारा आया था। तो हमारा H2 क्या कहते हैं रो फाइव का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ए साइन के फाइव फाइव बी कॉस फाइव फाइव क्या कहते हैं जेड एन के सी रो, और वाई वाला टर्म हमारा क्या होता है खत्म हो गया। तो जेड एन क्या कहते हैं एन जेड एन के सी रो। द कांस्टेंट सी इज एब्जॉर्ब इन अ कांस्टेंट ए एंड बी। यहाँ पे जो कांस्टेंट सी था वो ए और बी में एब्जॉर्ब हो गया, उसको ए और बी में क्या कहते हैं एब्जॉर्ब हो गया। तो क्या कहते हैं द कट ऑफ नंबर के सी डिटरमाइंड एज फॉलो एज वी हैव ई फाइव इक्वल टू जीरो एट रो इक्वल टू ए। ये कहने का मतलब यह हुआ कि जो हमारा टेंजेंशियल कंपो जब क्या कहते हैं
ईफाई और क्या कहते हैं, ईफाई और ईरो, ईफाई और ईरो हमारा क्या हो गया, ईफाई और ईरो हमारा क्या हो गया, क्या क्या कहते हैं, अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हमारा जेड डायरेक्शन में है तो ईफाई और ईरो हमारा क्या हो गया, ईफाई और ईरो हमारा हो गया क्या कहते हैं ट्रांसवर्स कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट। तो ये क्या कह रहा है कि नॉर्मल कंपोनेंट जो हमारा ईफाई होगा वो जीरो होगा रो इक्वल टू ए पे। तो रो इक्वल टू ए पे हम लोग डायरेक्शन देखते हैं। एक्चुअली रो इक्वल टू ए पे इसलिए डायरेक्शन हो जाएगा क्योंकि दो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो क्या कहते हैं, अब सर्कुलर वेवगाइड का हम देखते हैं क्या कहते हैं, अपना जो हमारा पास आया था, जो हमारा डायग्राम था, देखते हैं जहाँ ए पे क्या होगा। अब हाँ, यहाँ पे जहाँ पे ए हमारा क्या है, ए हमारा रेडियस है, ए हमारा क्या है, ए हमारा रेडियस है, और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आर भी हमारा, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमारा रो भी क्या होता है, रो हमारा रेडियस होता है। तो क्या कहते हैं रेडियस के रेडियस के पे क्या कहते हैं हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियस के हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर होगा। जैसे जैसे रेडियस है उसके क्या कहते हैं, रेडियस के जहाँ जहाँ पे हमारा रेडियस है वहाँ पे जब हम ईरो का बात करेंगे, ईरो, तो वो क्या होगा उसके नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल क्या होता है, जब दो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है, वेक्टर जीरो होता है ना। हाँ, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो हो तो जब जहां जहां पे रो भी क्या है हमारा, रो हमारा एक्चुअली क्या है, रो हमारा रेडियस ही है, और इसमें एक्स इक्वल टू ए रेडियस का ही वैल्यू लिया हुआ है, और रो भी हमारा क्या होता है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में रेडियस ही होता है। तो जहां जहां पे रो है वहां वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो क्या कहते हैं, हाँ हाँ, तो जहां जहां पे रो है वहां वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कहते हैं ई फाई, रो फाई और क्या कहते हैं जेड, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है। तो क्या कहते हैं ई फाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, रो के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ई फाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जहां पे हमारा रो इक्वल टू ए है वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, ई फाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा, नॉर्मल कंपोनेंट। तो क्या कहते हैं ई फाई कंपोनेंट का हमारा इक्वेशन आया था माइनस जे बाई के सी स्क्वायर ओमेगा म्यू, वो जो चार इक्वेशन आया था ओमेगा म्यू del h upon del rho. So therefore, to satisfy the boundary condition for E5, we have Jn KCi equal to 0 at rho equal to a। तो क्या कहते हैं जो हमारा बेसेल्स फंक्शन होता है उसका वैल्यू इस टाइप से भी निकाला जाता है कि Jn(x) क्या मतलब हो गया डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव और Jn(x) हमारा निकलता है बेसेल्स फंक्शन में, आप लोग पढ़े होंगे, वो निकलता है, आप लोग थर्ड से में पढ़े होंगे, Jn-1 x माइनस Jn प्लस 1 x बाई 2, और J माइनस एन एक्स इक्वल टू होता है -1 Jn इंटू एक्स। ये फार्मूला है क्या कहते हैं बेसेल्स फंक्शन का। तो क्या कहते हैं जब उसके लिए हम क्या कहते हैं, उसके लिए हम क्या कहते हैं, हम टेबल ड्रॉ करते हैं तो हमारा टेबल का वैल्यू कुछ ऐसे आता है पी एन एम, क्या कहते हैं पी एन एम, पी डॉस एन एम, पी एन एम क्या है वो हम देख लेते हैं। पी डैश एन एम हमारा क्या है, पी डैश एन एम, पी डैश एन एम इज द mth रूट ऑफ द डेरिवेटिव जी एन। क्या कहते हैं mth, जब हमको mth रूट ऑफ द डेरिवेटिव जी एन निकालना है तो उसका वैल्यू कुछ ये आएगा, क्या कहते हैं mth रूट ऑफ डेरिवेटिव जे एन अगर हमको निकालना है, इसका फर्स्ट रूट सेकंड रूट mth रूट ऑफ डेरिवेटिव जे एन निकालना है, तो इसका 1 2 3 के लिए इस इक्वेशन से हमारा कुछ इस टाइप का आता है, क्या कहते हैं जीरो एन इक्वल टू जीरो और एम इक्वल टू एन इक्वल टू 0 1 2 3 के लिए ये वैल्यू आता है हमारा बेसिस फंक्शन में 3.2 8.4 ऐसे ऐसे वैल्यू आता है। तो इसी से हम क्या करेंगे, इसी एम एम और एन के वैल्यू से हम लोग क्या कहते हैं, तो फॉर Jn(x) Jn(x) equal to 0, the roots are denoted by p dash nm so that z dash p dash nm equal to 0, where p dash nm is the root of derivative। तो उससे हमारा kcm nm का हमारे पास इक्वेशन आता है कि p n dash m अपॉन a, वेयर बीटा क्या कहते हैं n dash m इक्वल टू k माइनस के सी स्क्वायर। तो बीटा एन एम इक्वल टू के माइनस के सी स्क्वायर, बीटा इक्वल टू मतलब के स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर। तो एन और एम के लिए लिखा है दोनों में, तो कुछ इस टाइप से इक्वेशन आ जाएगा के स्क्वायर माइनस पी डैश एन एम अपॉन ए का स्क्वायर। तो एफ सी का इक्वेशन हमारे पास ये आएगा कुछ, क्या कहते हैं के सी अपॉन 2 पाई रूट म्यू ई इक्वल टू के सी हमारा क्या आएगा पी डैश एन एम 2 पाई ए रूट म्यू ई। तो देयर फॉर क्या कहते हैं, तो देयर फॉर
टी केस, टी मोड के लिए हमारा क्या हो गया, तो टी मोड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, टी मोड के लिए हमारे पास इक्वेशन है, टी वेव का इक्वेशन लिखेंगे। तो टी वेव के लिए जो हमारा इक्वेशन आएगा वो एच जेड का इक्वेशन कैसा आया था, ए साइन के फाइव फाइव बी कॉस के फाइव जेड एन इंटू के सी पी टू पावर माइनस जे बीटा जेड। तो ईरो ई फाइव ये हमारा 4 इक्वेशन आया हुआ था, ईरो ई फाइव और क्या कहते हैं एच फाइव, क्या कहते हैं ईरो ई फाइव एच फाइव एच रो, ये हम एच फाइव ये हमारा 4 इक्वेशन आया हुआ था। तो उस 4 इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा के सी एन एम क्या है, पी डेस एन एम बाई ए, द मोड विथ लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मोड विथ लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें, तो ये इस वैल्यू से निकाले, इसका लोएस्ट वैल्यू क्या आ रहा है, कितना बार डिस्कनेक्ट हो रहा है बोला। तो क्या कहते हैं ये लोएस्ट वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, अब यहाँ पे जो हमारा T11 लोएस्ट मोड या हाईएस्ट मोड कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लोएस्ट मोड और हाईएस्ट मोड हमारा बेसल फंक्शन से ही निकलता है। तो जो हमारा क्या कहते हैं सबसे छोटा वैल्यू हो गया, 1 में देखिए सबसे छोटा वैल्यू आ रहा है, 1 में हमारा सबसे छोटा वैल्यू आ रहा है माइनस 1.84, एम एन इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो एन का वैल्यू सबसे छोटा और क्या कहते हैं एम का वैल्यू सबसे छोटा, किस में आ रहा है 1 में आ रहा है, 1 में हमारा क्या कहते हैं सबसे छोटा वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे जो मोड डिसाइड होगा वो बेसल फंक्शन के वैल्यू से होगा, वहां पे जो मोड डिसाइड हुआ था वो जो वहां पे जो इक्वेशन था उस हिसाब से डिसाइड हुआ था। तो यहाँ पे जो मोड डिसाइड होगा सर्कुलर वेवगाइड में वो बेसल फंक्शन का जो वैल्यू है, तो बेसल फंक्शन का सबसे कम वैल्यू किस में आ रहा है 1 में आ रहा है, 1 में 1.84 और 5.33 दोनों में कम आ रहा है सबसे कम। यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे देखिए 3 है, 0 में भी 3 आ रहा है। तो जिसमें सबसे कम वैल्यू आएगा वो उसका लोएस्ट मोड होगा। तो यहाँ पे जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइड हो रहा है उसका वो उस तरह से नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो लोएस्ट मोड डिसाइड हो रहा है डोमिनेंट मोड, वो क्या कहते हैं के सी एन एम इक्वल टू पी डेस एन एम बाई ए उसके वैल्यू से हो रहा है। तो इस मोड के लिए यहाँ पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो गया TE11, TE11 इसलिए हो गया क्योंकि जो हमारा बेसल्स फंक्शन का जो वैल्यू आया है उसमें 1 और 1 के लिए क्या कहते हैं सबसे लोएस्ट वैल्यू आ रहा है। तो इसीलिए क्या कहते हैं because p dash 11 has the lowest value, p dash 11 has the lowest value in the table, we have shown 1.841। कितना बार तो ओके कर दिए भोला को, एक मिनट तो अभी तो आ भी नहीं रहा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे पी डेस 11 मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं बेसल्स फंक्शन के वैल्यू से हम लोग लोएस्ट मोड और हाईएस्ट मोड डिवाइड करेंगे। जब क्या कहते हैं जिस वैल्यू ऑफ पी डेस P11 के लिए हमारा क्या आ रहा है लोएस्ट वैल्यू आ रहा है बेसल्स फंक्शन में, तो T11 अभी हम लोग इक्वेशन जो ड्राइव किए थे वो टी वेव के लिए ड्राइव किए थे। तो क्या कहते हैं वी हैव सोन 1 माइनस क्या कहते हैं 1.841 इज द लोएस्ट वैल्यू। तो ये हमारा क्या हो गया TE11 मतलब ये हो गया हमारा लोएस्ट मोड मतलब डोमिनेंट लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये हो गया। तो ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी एंड डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ द टर्म्स। तो क्या कहते हैं ए बी हमारा क्या वो एम्पलीट्यूड होता है साइन एन फाई और कॉस एन फाई जो आया है उसका एम्पलीट्यूड होता है। तो आइदर कॉस एन फाई और साइन एन फाई में भी चूजन एज द सॉल्यूशन बाय सेटिंग बी इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू 0, दोनों को 0 0 पुट करके हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं उसका वैल्यू। क्या कहते हैं द वेव इम्पीडेंस फॉर द टी मोड इज गिवन बाय, वेव इम्पीडेंस क्या होता है ई बाय एच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ईरो अपॉन एच फाई। तो ईरो अपॉन क्या कहते हैं ई फाई वाला टर्म तो हमारा 0 आ गया था, तो क्या होगा ईरो अप क्या सॉरी तो ईरो अपॉन एच फाई। तो ईरो अपॉन एच फाई आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ईरो इक्वल टू ईरो इंटू एच फाई। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ई फाई या तो ईरो अपॉन एच फाई आएगा या तो फिर माइनस ई एफ अपॉन क्या ई फाई अपॉन एच रो आएगा। तो वो यहाँ पे हमारा इक्वेशन आएगा ईटा के अपॉन बीटा। तो ये हमारा जेड इम्पीडेंस का फंक्शन हो गया। आगे अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्या कहते हैं टी मोड के लिए देख लिए, टीएम मोड के लिए भी देखेंगे। इतना बड़ा इक्वेशन नहीं, डायरेक्ट वहाँ बेसल फंक्शन से शुरुआत करेंगे और उसका वैल्यू हम लोग देख लेंगे जो उसका भी उसमें भी जो क्या कहते हैं जो हमारा फाई के लिए क्या कहते हैं जो हमारा बेसल फंक्शन का वैल्यू आएगा क्या कहते हैं उसके लिए जो हमारा बेसल फंक्शन का वैल्यू आएगा एच जेड क्या कहते हैं अब अभी एच जेड का इक्वेशन लिखे थे अब इजेड का इक्वेशन लिखेंगे। इजेड के इक्वेशन के चलते जो हमारा क्या कहते हैं बेसल फंक्शन का वैल्यू आएगा उसी वैल्यू से वहां भी डिसाइड होगा कि कौन लोएस्ट मोड है मतलब लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर जिसका जिस वैल्यू ऑफ पीएमएन के लिए हमारा लोएस्ट वैल्यू आएगा वही उसका क्या कहते हैं लोएस्ट मोड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लोएस्ट मोड डिसाइड हो रहा है वो डिसाइड हो रहा है क्या कहते हैं बेसल फंक्शन के वैल्यू से, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहते हैं आज का लेक्चर था, टोटल 15 पेज का था इसमें टोटल। तो इसमें हम लोग देख लिए बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसका डेरिवेशन आप लोगों को पूछेगा नहीं क्योंकि आप सिलेबस उल्टा के देखिएगा तो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है
कि टी एंड टी एम वेव ऑफ रेक्टेंगुलर वेव गाइड। तो वहां पे सिलेबस में मेंशन किया है टी और टी एम वेव, सर्कुलर वेव गाइड में सिर्फ सर्कुलर वेव गाइड लिख के छोड़ दिया है। ठीक है, तो जब सर्कुलर वेव गाइड लिख के छोड़ दिया है तो इसका मतलब वो थोड़ा सा सर्कुलर वेव गाइड का ये जो हम उस दिन जो हम इक्वेशन सब लिखाए थे डिजाइन इक्वेशन वो पूछेगा, मोड के बारे में पूछेगा, कौन कौन सा मोड एग्जिस्ट करता है तो वो बेसल फंक्शन के आधार पर होता है, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर और थ्योरी पूछ लेगा, लेकिन हमको नहीं लगता है कि डेरिवेशन पूछेगा। ऐसे डेरिवेशन कर लीजिए, जब क्या कहते हैं एक ही लेक्चर का डेरिवेशन है तो कर लीजिए, कुछ नहीं, बस हो सकता है पूछ भी सके कि चेक कर सकता है कि बच्चा को सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में इक्वेशन लिखना आता है कि नहीं आता है, इस हिसाब से पूछ, लेकिन पूछेगा नहीं क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन कर दिया है टी एंड टी एम वेव प्रोपगेशन ऑफ रेक्टेंगुलर वेव गाइड, टी एम एन और टी एम एम एन, और उस पैरेलल प्लेन वेव गाइड में भी मेंशन किया हुआ है टी एंड टी एम मोड ऑफ पैरेलल प्लेन वेव गाइड, लेकिन सर्कुलर वेव गाइड में सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया है, सर्कुलर वेव गाइड और फिर बेसिक्स ऑफ कैविटी रेजोनेटर। तो सर्कुलर वेव गाइड में जो उस दिन जो डिजाइन इक्वेशन सब लिखा थे ये थोड़ा बता दिया आपको, वही पूछेगा। ये डेरिवेशन आप 90% चांस रखिए कि नहीं पूछेगा, क्योंकि आपका न गेट में पूछता है और ना ही आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन किया है टी एंड टी एम मोड ऑफ सर्कुलर वेव गाइड। पैरेलल प्लेन वेव गाइड में मेंशन कर दिया है टी टी एम मोड, और रेक्टेंगुलर वेव गाइड में मेंशन कर दिया है टी एम एन और टी एम एम एन मोड, तो उसका पूछने का चांसेस सबसे ज्यादा है। इसका सिर्फ आपको पूछ देगा सर्कुलर वेव गाइड क्या है, जो इससे पहला वाला लेक्चर में एडवांटेज डिसएडवांटेज डिजाइन इक्वेशन सब बताए थे वो थोड़ा बहुत पूछ लेगा, इसलिए इसका डेरिवेशन पे उतना फोकस करना जरूरी नहीं है। हाँ, बेसल फंक्शन का वैल्यू पता होना चाहिए, टी वन वन मोड के लिए 1.841 होता है, जो 2-4 वैल्यू है तो एक दो न्यूमेरिकल उसी डिजाइन पे करवा देंगे, वो सफिशिएंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे कैविटी रेजोनेटर। कैविटी रेजोनेटर में बस थोड़ा सा बेसिक सब, कैविटी रेजोनेटर में भी टी एम एन मोड होता है, टी एम एन पी मोड होता है, तीन को मोड होता है, उतना करने का जरूरत नहीं है। कैविटी रेजोनेटर का भी बेसिक्स ही पूछेगा, तो उसका बेसिक्स का थोड़ा सा हम पूछ लेंगे कि रेजोनेटर होता क्या है, कैसे उसमें वेव प्रोपगेट करता है, और क्या रेक्टेंगुलर वेव गाइड से किस तरह से डिफर है और क्या फायदा है, उसका इक्वेशन भी ड्राइव करने का जरूरत नहीं है। ऐसे हम इसका बता दिए हैं, कहीं आप लोग बोलते हैं कि सर सर्कुलर वेव गाइड का नहीं करवाए, भारी है इसलिए छोड़ दिए या कुछ भी, तो इसीलिए हम करवा दिए, लेकिन ये आपके एग्जाम में 90% चांस है कि नहीं आएगा। सिलेबस में मेंशन कर दिया है टी एंड टी एम मोड ऑफ पैरेलल प्लेन वेव गाइड, रेक्टेंगुलर वेव गाइड, तो जिसका नाम मेंशन कर दिया है उसका आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सीधा सिलेबस पर के लोग क्वेश्चन सेट करता है, तो उसका डेरिवेशन करना जरूरी है। हाँ, इसका इक्वेशन फाइनल इक्वेशन जो है टी मोड के लिए जो फाइनल डिजाइन इक्वेशन इससे पिछला वाला लेक्चर में जो लिखवाए थे वो सब इक्वेशन और उस पर वैल्यू पुट करने का एक न्यूमेरिकल दे सकता है, उसको आप लोग को तैयार करना है। डेरिवेशन बस आपको समझने के लिए था, डेरिवेशन को इतना डिटेल में इतना करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं आएगा। रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर वेवगाइड और पैरेलल प्लेन वेवगाइड का जितना डायग्राम करवाया है, टीएमएन मोड का, TE01 का, जो भी फील्ड वेरिएशन डायग्राम, मैग्नेटिक फील्ड, सब कुछ एक एक लाइन से सब कुछ इंपॉर्टेंट है और सब कुछ आ सकता है। सर्कुलर वेवगाइड में सिर्फ आपका वही डिजाइन इक्वेशन आ जाएगा, इससे पहले वाला लेक्चर में जो करवाए थे, और थोड़ा सा ये पूछ देगा कि एक बेसल्स फंक्शन का टेबल दे देगा और बोलेगा कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालिए, तो वो पूछ सकता है। बेसल्स फंक्शन का टेबल भी वो एग्जाम में ही देगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में कल कैविटी रेजोनेटर और क्या कहते हैं सर्कुलर वेवगाइड का एक न्यूमेरिकल करने के साथ हमारा क्या कहते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारा फर्स्ट मॉड्यूल पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। कैविटी रेजोनेटर में भी सिर्फ हम लोग बात करेंगे कि कैविटी रेजोनेटर होता क्या है। कैविटी रेजोनेटर का हल्का बता देते हैं आपको, कुछ नहीं होता है। जो कैविटी रेजोनेटर हो गया, चाहे क्या कहते हैं, उसमें भी कैविटी रेजोनेटर में भी हमारा सर्कुलर और क्या कहते हैं रेक्टेंगुलर होता है, तो क्या कहते हैं उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं होता, हल्का आइडिया आपको हम अभी ये बता देते हैं। अब ये बता देते हैं कि देखिए, जो हमारा क्या कहते हैं वेवगाइड होता है, तो वेवगाइड इधर से वेव प्रोपगेट करा, तो वेवगाइड क्या हो गया, यहाँ से अब कनेक्शन गया तो जहाँ पे रिसीवर एंड है वहीं पे जाके एंड होगा, मतलब ये जो वेवगाइड है इसमें अगर वेव प्रोपगेट कर रहा है। रेजोनेटर में कुछ नहीं होता है, ये साइड को भी क्या करते हैं हम, एक निश्चित दूरी के बाद ये साइड को भी हम क्लोज कर देते हैं। रेक्टेंगुलर वेवगाइड में भी वही था कि वो वेव प्रोपगेट कर रहा था जहां तक हमारा रिसीवर है, एक तरह से ट्रांसमिशन लाइन की तरफ उसमें जो वेव जा रहा था गाइडेड मीडिया में। अब क्या करते हैं, उस रेक्टेंगुलर वेवगाइड में भी क्या करेंगे, उसका एक क्लोज इंड फिक्स कर देंगे। अब ये जो क्लोज इंड फिक्स कर देंगे तब हम देखेंगे उसका बिहेवियर कैसा होता है, उसमें मोड कैसे एक्सप्लॉइट होता है। उसका जो डेरिवेशन है वो माइक्रोवेव का टॉपिक है। आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि रेजोनेटर होता क्या है, किस तरह से उसमें मोड्स जनरेट होते हैं और उसका फायदा क्या है एज कम्पेयर टू रेक्टेंगुलर वेवगाइड। तो आपके उधर लिखा भी हुआ है सिलेबस में कि इंट्रोडक्शन ऑफ रेजोनेटर,
तो इंट्रोडक्शन ऑफ रेजोनेटर में बस सिर्फ रेजोनेटर का डायग्राम करेंगे, उसमें कौन सा मोड एग्जिस्ट करता है, कैसे होता है, बस उतना, उसका डेरिवेशन करने का कोई जरूरत नहीं है। बोलिएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, उतना डेरिवेशन वो आपके सिलेबस आएगा ही नहीं, और माइक्रोवेव का टॉपिक है, बस उसका बेसिक्स आएगा। इसका भी आपका ये डेरिवेशन नहीं आएगा, लेकिन इसका इक्वेशन आएगा जो इससे पहले वाला लेक्चर में करवाए थे, वो इक्वेशन और उस पर न्यूमेरिकल और क्या कहते हैं बेसिस फंक्शन का एक टेबल दे देगा, बोलेगा कि आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाले, तो आप देखना पड़ेगा जो लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ से आएगा, तो जो लोएस्ट बेसिस फंक्शन में जो लोएस्ट वैल्यू है वहां से निकालेंगे। तो ये सब चीज चेक करने के लिए एक न्यूमेरिकल दे सकता है, वो तो और आसान हो जाएगा। बाकी डेरिवेशन जितना करवाए हैं पैरेलल प्लेन वेवगाइड और रेक्टेंगुलर वेवगाइड में, वो सब इंपॉर्टेंट है, सारा न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, सारा फील्ड का जितना डायग्राम दिए हैं दिखाया है, हाफ वेव वेरिएशन एक्स, हाफ वेव वेरिएशन वाई, टी एम एन मोड, टी मोड, सबका डायग्राम अच्छे से कर लीजिएगा, वो सब एग्जाम में आता है, एकदम फ्री का एग्जाम में छोटा हल्का हल्का डायग्राम सब 5-5 नंबर 10-10 नंबर का आ जाता है, तो वो सब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अब आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।